हाय बच्चों, मैं विवन सर। और उसी की बात करेंगे हम बेटा आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत बल। यानी जो आवेशी समांतर प्लेटें होती हैं तो उनके बीच में कितना बल कार्य करता है, उस बल का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो जब समांतर प्लेटें होंगी आवेशित, तो हमने मान लिया कि दो समांतर प्लेटें हमारी P1 और P2 है, जिनके बीच की दूरी हमारी कितनी है, d होती थी। अब यहाँ पे विभवांतर कितना लगता था, v। ये संधारित्र है। आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत बल या बीच बल। तो बल का व्यंजक प्राप्त करना है, तो बल का व्यंजक कितना निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बल हम क्या करें, इस प्लेट को यहाँ से यहाँ तक यानी 0 दूरी से लेकर d विस्थापन करना है। तो 0 से लेकर d विस्थापन तक के किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा कि 0 से विस्थापन d तक किया गया कार्य, तो यानी किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल का मान मैंने मान लिया है, विस्थापन कहाँ तक करना है बेटा, d तक, तो 0 से लेकर d तक करना है। तो यही किया गया कार्य हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं जो किया गया कार्य होता है, किसी आवेशित करने में, किसी समांतर प्लेट को आवेशित करने में किया गया कार्य जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर जो होगी वो कितनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो W के बराबर हो जाएगी। तो ये W स्थितिज ऊर्जा होती कितनी है बेटा, 1/2। अगर विभव यहाँ पे मान लें V, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, V इंटू आपका Q हो जाएगा, V इंटू Q। तो V इंटू Q 1/2 V इंटू Q हो जाएगा आपका कार्य के बराबर, यानी स्थितिज ऊर्जा के बराबर। यही कार्य का व्यंजक इसी के बराबर रख देंगे। तो ये कार्य का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी W का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 V इंटू Q बराबर F इंटू D। अब हमें वैद्युत बल ज्ञात करना है ना, तो वैद्युत बल, तो बल बराबर आपका ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये d कट सकता है, यहाँ पर कितना होता है, बाजू क्षेत्र की इसमें, क्योंकि हम V/D जानते हैं क्या होता है बेटा, E होता है। तो इस d को इधर ले जाओ, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा V/D इंटू Q बराबर क्या बचेगा, F। ये d इधर चला जाएगा, तो F इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा बेटा E और ये Q, तो Q और ये हो जाएगा E। ये आ जाएगा वैद्युत बल का व्यंजक। वैद्युत बल का व्यंजक कितना आ जाएगा, F बराबर 1/2 QE। ये हमारा व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वैद्युत बल का व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसी के आगे मैं विवन सर, और उसी के आगे बेटा हम देखेंगे चैप्टर 4 में संधारित्रों का संयोजन। इस संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार से होता है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी हमें। तो क्या हुआ कि संधारित्रों का संयोजन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अनेक प्रकार के परिपथों में संधारित्रों को 2 या 2 से अधिक उनको जोड़ना पड़ता था, तो उनका एक क्रम होना चाहिए था। तो उसके लिए हमें संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता पड़ी। मतलब अनेक प्रयोगों में, रेडियो सेट में और भी कई प्रकार के परिपथों में संधारित्रों को कई प्रकार से जोड़ा जाता है। तो उनके लिए प्रमुख 2 विधियां बनाई गई। वो प्रमुख 2 संधारित्रों का संयोजन प्रमुख 2 प्रकार से होता है। तो वो कौन कौन सी विधियां होती है, नंबर 1 होती है सबसे पहले आपकी श्रेणी क्रम, इन सीरीज। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है बेटा, फर्स्ट होता है आपका श्रेणी क्रम और दूसरा आपका होता है समांतर क्रम, पैरेलल, इन पैरेलल। तो समांतर क्रम, तो सेकंड आपका पैरेलल होता है और ऊपर वाला क्या होता है, सीरीज क्रम होता है। तो इन सीरीज और इन पैरेलल। तो श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, जब भी किसी एक चालक तार में, एक ही तार में अलग अलग संधारित्र ऐसे से जुड़ते चले जाएं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं एक ही चालक तार में जितने भी संधारित्र जुड़े होते हैं वो सब क्या होते हैं,
श्रेणी क्रम होते हैं। एक ही चालक में जितने भी संधारित्र जुड़े होते हैं या एक ही तार में जितने भी संधारित्र लगे होते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, तो वो हम लोग व्यंजक देखते हैं। जैसे हमने माने एक वायर था, एक ही वायर में एक संधारित्र लगा, एक ही लगा है, एक ही लगा है, इसका C1 मान है, इसका C2, इसका C3 मान है। तीन संधारित्र C1 व C2 C3 C1 C2 व C3 है जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसको हमने एक चालक तार से जोड़ दिया, इधर वाले को हमने क्या किया, अर्थ से जोड़ दिया है, ये अर्थ से जोड़ दिया है हमने, ठीक है। इसको आपका ये अर्थ हो गया और ये चालक, ठीक है। अब इसमें जैसे ही हमने आवेश दिया तो यहाँ पर आवेश जो होगा वो एक ही तरीके से चलेगा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का आवेश जैसे यहाँ पर Q आवेश दिया तो ये Q1 Q2 Q1, और यहाँ पे भी Q समय Q ही चला जाएगा। यहाँ पे आवेश Q, यहाँ पे भी Q आवेश रहेगा, यहाँ पे Q आवेश रहेगा। तो इस श्रेणी क्रम का जो आवेश होगा वो आपका एक समान होगा, विभव का मान बदल जाएगा। तो यहाँ पर विभव का मान क्या होगा बेटा, इस पर विभव का मान V1 मान लेते हैं, यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा V2, यहाँ पर विभव V3। जो इसका टोटल विभव है वो मान लेते हैं कितना है, V लग रहा है, तो टोटल विभव V है। और विभवांतर कितना है, V1 V2 V3, जो छोटे छोटे भागों में इस पर काम करता है। तो अगर व्यंजक प्राप्त करना है तो हम क्या करें, व्यंजक कैसे प्राप्त करना, माना तीन संधारित्र C1 C2 व C3 जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तीन संधारित्र, ठीक है, हमारे तीन संधारित्र क्या है, C1 C2 व C3 जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और जिनके आवेश Q है, जिनका आवेश Q है और जिनके विभवांतर V1 V2 व V3 है, V1 V2 व V3 है, जिनका कुल विभवांतर कितना है आपका V है। तो कुल परिणामी विभव आपका कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। तो ये V1 V2 V3 ये जोड़ देंगे तो कुल विभवांतर की क्या आ जाएगा आपका बराबर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि V1 इक्वल टू आपका देखिए V बराबर होता है बेटा Q बटा C। तो इसी प्रकार अगर यहाँ पर हम करते हैं V1 तो V1 बराबर Q बटा C1 हो जाएगा, V2 बराबर आपका Q बटा C2 हो जाएगा और V3 बराबर आपका हो जाएगा Q बटा C3 हो जाएगा। यानी हमारे पास तीनों यहाँ पर निकल आएंगे, V3 बराबर Q बटा C3 हो जाएगा। इन तीनों के मान समीकरण एक में रख देते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा Q बटा C, यहाँ पे हो जाएगा Q बटा C1, यहाँ पे Q बटा C2, यहाँ पे Q बटा C3 C। अब देखो Q सब में कॉमन है तो Q को बाहर निकाल दिया, ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और यहाँ पे हो जाएगा Q बटा C। ये Q से Q क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1/C इक्वल टू बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर और होते तो डैश और भी जुड़ जाते, ठीक है, बट तीन है तो तीन ही तक रहेगा हमारा। तो श्रेणी क्रम का सूत्र हमारे पास आएगा 1/C बराबर C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड अगेन होते तो 1/C4 C5 ऐसे करके चला जाता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा किसका आ गया, श्रेणी क्रम का सूत्र आ गया, ठीक है। इसी के आगे हम समांतर क्रम में देखेंगे संधारित्रों का संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि जब संधारित्रों को अलग अलग तारों से जोड़ दिया जाए, संधारित्रों को अलग अलग तारों से जोड़ दिया जाता है, या अब जो वायर होंगे वो सब अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग जब भी वायरों से जोड़ा जाता है संधारित्रों को तो वो क्या कहलाता है, हमारा समांतर क्रम कहलाता है। तो यहाँ पर ये समांतर क्रम हो जाएगा आपका, और एक तरफ यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको चालक की ओर से जोड़ देते हैं और दूसरी ओर इसको भी वैसे ही अर्थ से जोड़ देंगे आप।
या दोनों को आप उल्टे से जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार का संयोजन बन जाएगा। ये मान लिया C1 इसकी धारिता, इसकी C2, इसकी C3। इसका जो विभवांतर होगा अब बेटा सेम लग जाएगा, विभवांतर आपका वही लग रहा है, तीनों पर एक जैसा लगेगा। बट यहाँ पर आवेश अगर हमने Q दिया तो इसके लिए Q1 आवेश हो जाएगा, इसके लिए Q2 आवेश, इसके लिए Q3 आवेश हो जाएगा। अब यहाँ पे आवेश अलग अलग हो जाएगा, विभव आपका समान रहेगा लेकिन आवेश अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी प्रकार माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 हैं जिनको श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनके आवेश Q1, Q2 व Q3 है, जिनका विभवांतर V है। कुल आवेश कितना है? Q है। तो कुल आवेश या परिणामी आवेश Q इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। अब हम लोग Q बराबर हम लोग जानते हैं CV होता है, तो उसी प्रकार Q1 बराबर हो जाएगा C1V और Q2 बराबर आपका कितना हो जाएगा? C2V। Q3 बराबर आपका C3V हो जाएगा। ये सभी मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे। देखिए कितना आ जाएगा आपका, तो Q की जगह पर आपका बेटा आ जाएगा CV, Q1 की जगह पे C1V, C2V, C3V हो जाएगा। V सभी में कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे C1, C2, C3 हो जाएगा, यहाँ पे CV, V से भी कैंसिल। तो कुल परिणामी धारिता निकलेगी C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर और होते तो और भी जुड़ जाते, तो आपकी धारिता का सूत्र आ जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर इस व्यंजक में और भी होते भी या टर्मिनल में तो यहाँ पर C4 आ जाता, C5 हो जाता, इस प्रकार से होते चले जाते। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या होगा, समांतर क्रम में यानी कुल परिणामी धारिता उनके अलग अलग धारिताओं के योगफल की क्या है? बराबर है। और उसमें क्या होता था, उसकी परिणामी धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होती थी। ये बात श्रेणी क्रम में होती थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इसको फार्मूले को निम्न उसी के आगे बेटा देखें संधारित्र चैप्टर में। संधारित्र चैप्टर में अगला हमारा जो टॉपिक है संधारित्रों का उपयोग। तो संधारित्रों का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो संधारित्रों का उपयोग अनेक परिपथों में किया जाता है, बहुत प्रकार से इसका यूज होता है। ये समझिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ शायद ही छूट जाए जिसमें संधारित्र ना लगा हो, नहीं तो हर एक परिपथ में संधारित्र का यूज ज़रूर होता है, कैसा भी परिपथ हो। ठीक है, तो संधारित्र का मेन जो यूज होता है आवेश का संचय करने में, यानी आवेश को ये क्या करता है, पर्याप्त रूप से अपने अंदर संचित कर लेता है। फिर ये क्या करते हैं, धारा के मान को क्षणिक करना हो, ज़्यादा करना हो, प्रबल धारा करनी हो तो ये यूज कर देता है, कम धारा करनी हो तो इसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये आवेश को संचित कर रहा है ना, तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, आवेशित संधारित्र। जब भी किसी परिपथ में यूज करते हैं तो आवेशित संधारित्र को लगा देते हैं और उसके आसपास क्या करते हैं, चुंबक का प्रयोग करते हैं ताकि जो है स्पंदित ज़्यादा हो और फिर उसी के माध्यम से आवेश का संचय करने में सहायता करता है। ठीक है, तो आवेश को संचय करने में इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, जिससे परिपथ में धारा के मान को क्षणिक या प्रबल किया जाता है। दूसरा आपका आता है ऊर्जा का संचय करने में, यानी आवेश के साथ साथ ये ऊर्जा को भी संचय करता है। यानी ऊर्जा को किस प्रकार संचय करता है, क्या होता है, संधारित्रों का बहुत ज़्यादा, अगर जैसे संधारित्र होते हैं ना तो संधारित्रों का एक बैंक होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को जितना ज़्यादा त्वरित करेगा उतना ज़्यादा इसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर त्वरित कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने वाला एक यंत्र होता है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन जो यंत्र है ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्वरित करता है। तो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करता है तो उसमें ऊर्जा भी तो होगी, अब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो ऊर्जा का भी संचय करेगा। ये सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन जो होता है संधारित्रों का एक बैंक है। जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर ऊर्जा जो होती है वो जमा होती रहती है संधारित्र में। वैद्युत उपकरणों में, अनेक प्रकार के वैद्युत उपकरणों में संधारित्रों का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ तो कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसमें इसका प्रयोग ना किया जाए। वैज्ञानिक अध्ययन में, तो वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है
कि जैसे इसमें क्या होता है कि कोई भी संधारित्र लिया गया तो संधारित्र में जो प्रावैधतांक का मान होता है उसको अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार के संधारित्रों को आवेशित करने पर, ठीक है, तो उनके बीच की गणनाएं करते हैं, उसके बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के बाद इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, तो उसका अध्ययन करने में हमें आसानी होती है, तो वो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो ये 5 आपके उपयोग मैंने आपको बताए। संधारित्रों का उपयोग किस प्रकार से होता है।